नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग लाइव में। और दिन भर की राजनीतिक गतिविधियां और कुछ अन्य गतिविधियां, प्रमुख खबरें जो दिन भर चर्चा में रही, उस पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी के साथ, अपने विशेषज्ञ लोगों के साथ। न्यूज़ रूम में हाजिर हैं इस वक्त हम। और एक बड़ी खबर, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं जो चर्चा में रही है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। जवाब ये मांगा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पुनर्विचार याचिका जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की थी, उसके बाद कहा कि चौकीदार चोर है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है, 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस पर क्या कहते हैं हम अब जानते हैं। जयंत जी हैं हमारे विशेषज्ञ, इनकी राय। जयंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है, पुनर्विचार याचिका उन्होंने स्वीकार की, उस पर राहुल ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ किया, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन बन चुकी है, मुद्दा विहीन पार्टी है। उसको लगता है कि एक राफेल ही ऐसा अस्त्र है जो इस चुनावी समर को पार करने में मदद पहुंचा सकता है। बोफोर्स कांड, कांग्रेस को पहले से तजुर्बा है कांग्रेस को कि बीपी सिंह ने बोफोर्स कांड को आड़ में लेकर के, बोफोर्स कांड के सहारे कांग्रेस को धूल चटा दी थी। राहुल को अपने में दमखम हो या ना हो, पार्टी में दमखम नहीं देखते हुए भी उनको लगता है कि यही एक रास्ता है कि राफेल का तोप दाग के, राइफल के राडार पे मैं बीजेपी को खड़ा करके उसके चुनावी समर को ध्वस्त कर सकता हूँ। इसी फिराक में लगी है बस इन तीनों को। आखिर चोर चौकीदार से के हल्ला मचाने के बाद भी जनता में कोई खास आकर्षण राहुल पैदा करने में नाकाम रहे, ये तो कोर्ट में सुनवाई होनी है, फैसला आना बाकी है। बावजूद किसी को चोर कहना एक अलग मामला बनता है। ऐसे में जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देती, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया सकता। सुनवाई तो बहुत सारे मामलों की चलती है, एफआईआर दर्ज तो किसी के खिलाफ किया जा सकता है। अब कांग्रेस के पास बचा है क्या? भुनाना चाहता है। अब देखिए आगे क्या होता है। जनता उनकी बातों पर सहमति जताती है कि नहीं, ये तो 23 तारीख को फैसला हो ही जाना है। लेकिन इतना तय है कि अब मुद्दा बहुत नहीं रहा कांग्रेस के पास, और राफेल को लेके ही सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाह रही है ताकि चुनाव में सफलता चुनावी सफलता का अस्त्र है सिर्फ राफेल। फैसला तो है बस कांग्रेस के पास, इसके सिवा कांग्रेस के पास कोई संजीवनी नहीं है कि वो खड़ा रह सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। चलिए एक और राजनीतिक गतिविधि की बात करें, चूँकि बिहार में बहुत बड़ी खबर इस तरह की नहीं आई है आरोप प्रत्यारोप के अलावा, लेकिन एक और खबर की अगर हम बात करें तो वो खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पे 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये बात रही कि संत कबीर नगर से जो एक विवादास्पद सांसद थे, जो निवर्तमान सांसद भी हैं, उनका पत्ता जो है वो काट दिया गया है। हरीश साहब का उनका पत्ता कट गया है। सर मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में जिस तरह से एक पिछले दिनों विवाद में आए थे एक सांसद, किस तरह उन्होंने जूता चलाया एक विधायक पे, और सबने देखा, हमने भी खबर को चलाया था, देखा इसको, काफ़ी विवाद में रहे थे, उनका टिकट कट गया है। यह क्या अच्छा संदेश मानेंगे इसको, या फिर किस रूप में देखते हैं? ये एकदम अच्छा संदेश है, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं से भी हिंसा को जगह नहीं दी जाती है। और एक जनप्रतिनिधि अगर दूसरे जनप्रतिनिधि पर अगर आक्रामक होता है तो कहीं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला जनप्रतिनिधि वो नहीं माना जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको टिकट से वंचित किया है तो ये एक लेसन है और भी दलों को, और इस तरह की हरकत करने वालों को टिकट से वंचित करना चाहिए, उनको नहीं जगह देनी चाहिए। क्योंकि वो लोकसभा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 5-6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलकर एक लोकसभा बनता है। लाखों उसके मतदाता, बड़ी आबादी निर्भर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि किसी बात पर इतना आक्रामक हो जाए कि अपने ही विधायक जो विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधि है उस पर जूता चलाना शुरू कर दे, तो ये कहीं से भी वांछनीय नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। और इस तरह की चीज़ों को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत माना जाता है। और ऐसे कृत्य करने वालों को अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं टिकट दिया है तो ये अच्छी पहल है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन एक सवाल और उठता है मनोज जी कि गोरखपुर से इस बार जो योगी का परंपरागत सीट कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की सीट थी, जहां से अब तो सीएम बन गए, तो उसके बाद
छोड़ा सीट उन्होंने। उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें समाजवादी पार्टी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए थे, ये भी बहुत चर्चा में का विषय रहा था, और जहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रवीण निषाद जीते थे। लेकिन इस उपचुनाव में प्रवीण निषाद इसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी में है, संत कबीर नगर से उनको टिकट दिया गया है, हालांकि अभी गोरखपुर से हैं, लेकिन अब संत कबीर नगर से टिकट गया और गोरखपुर में उतार दिया गया है एक फिल्म स्टार को, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार कहे जाते हैं रवि किशन, उनको। ये इसको किस रूप में देखते हैं, कितना इम्पैक्ट डालेंगे रवि किशन जनता के बीच, या जनता के बीच एक सुपरस्टार को उतारना या फिल्म स्टार को उतारना या फिर किसी समाज सेवी को उतार देना, या कोई डॉक्टर अगर आता है या कोई बिजनेसमैन आता है उसको उतार देना, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक टिकट देने की बात है तो ये लोकतंत्र है, कोई भी दल किसी को भी टिकट देने के लिए स्वतंत्र है, और कोई भी भारतीय नागरिक है वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। तो जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो चुनाव लड़ सकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है भारतीय नागरिकों के लिए कि अगर आप इतनी आयु के हो जाते हैं, आप कोई दागी नहीं हैं, आप सजायाफ्ता नहीं हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो रवि किशन का चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी और गोरखपुर में के उपचुनाव में जो उसको नुकसान हुआ, और उसके बाद रवि किशन को उतारना, तो अगर आप जब हमसे जानना चाहते हैं तो मेरा नज़रिया यही है कि जनप्रतिनिधि वही हो सकता है जो जनता से जुड़ा हो और जनता के दुख दर्द को जानता हो, जनता के बीच का रहा हो। याद होगा कि 2014 में रवि किशन ने जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2014 के बाद 2019 यानी 5 साल का ये फासला होता है 60 महीने का। उस 60 महीने में रवि किशन को किसने जनता के बीच में देखा? तो बात यहाँ चुनाव लड़ने की और टिकट देने की नहीं है, बात है राजनीतिक दलों के सिद्धांत और उसके सोच की, कि आप जनता के बीच की, जनता के का प्रतिनिधि अगर आप निकाल कर ले आते हैं तो वो जनता के दर्द को समझता है। उन खेतों में खलिहानों में काम करने वाले को अगर आप निकाल कर ले आते तो आपके पास वो सोच होना चाहिए। पहले था समाजवादी विचारधारा के लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, बहुत लोग थे, और ऐसे लोगों को उन लोगों ने टिकट दिया और उन लोगों ने चुनाव जीता जो जनता के बीच में थे। और कहीं से भी वो नहीं था कि उनका बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े स्टार हों। आज की स्थिति यही हो गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीट चाहिए, हर राजनीतिक दल को चाहिए कि ये सीट कैसे निकलेगी। और इसमें एक बड़ी बात है कि अभिनेता से लोग जो नेता बन रहे हैं, हमको लगता है कि लोकतंत्र का ये अवसान कहा जाता है कि एक गिरावट जो आ रही है वो चीज़ें हैं, क्योंकि उनमें जनता के प्रति कोई रुझान, जनता से कोई जुड़ाव। हाँ, एक दो ऐसे लोग भी आए जो अभिनेता भी थे, वो जनप्रतिनिधि भी बने और उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन आज की तारीख के जो भी अभिनेता हैं, अच्छी बात है उनके अंदर भावना हो, सारे लोगों के अंदर भावना होती है, इंसानियत होती है, मानवता होती है, हो सकता है कि लोग अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यह कदम भारतीय जनता पार्टी ने वैसे महत्वपूर्ण जगह से रवि किशन को उतारा है, तो उनके पिछला इतिहास भी देखना चाहिए कि 2014 का चुनाव लड़ने के बाद 2019 तक वो जनता को कितना समय दे पाए। सीट जीत जाना, सांसद बन जाना, बहुत सारे उदाहरण भी हैं कि बहुत सारे लोग गए हैं, कोई राज्यसभा में भी बहुत से लोग गए हैं जो जिनकी उपस्थिति भी बहुत नगण्य होती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। लेकिन लोकतंत्र में अगर इस तरह का प्रयोग किया जाता है तो ये एक बहुत बेहतर संकेत नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। चलिए एक और बड़ी खबर जो चर्चा में आज है, और काफ़ी चुनाव आयोग की बात करें, जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं हमारे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम हैं उन पर, और मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं, इन दोनों पर डंडा चलाया है और दोनों के चुनाव प्रचार पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है। 2 दिनों की रोक लगी है मायावती पर, जो कल सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर 3 दिनों की यानी 72 घंटे की रोक लगी है। 72 घंटे तक वो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे अपने अपने विवादित बयान के कारण। मायावती ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, और वहीं योगी की बात करें तो बजरंग और अली, वो उनका भी जो बयान था काफ़ी विवादित बयान था। हमारे साथ प्रधान संपादक जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो जिस तरह से डंडा चला है चुनाव आयोग का, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर
युवा न फिसले, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद बहुत सारे बंधन हो जाते हैं, आपत्तिजनक बातें, विवादित बोल, इन सबों से परहेज करना चाहिए। अब बजरंग बली हों या बजरंग अली हों, किसी के मुंह से स्लिप कर जाए तो बात का बतंगड़ बनना स्वाभाविक है। जब सीएम वो भी माननीय मुख्यमंत्री हों तो नियंत्रण रखना चाहिए। अभी मैं देख रहा था आजम साहब का एक बयान, किसी फिल्म अभिनेत्री के बारे में कहा, जयप्रदा जी के बारे में कहा, तो अखिलेश सिंह यादव की बहन ने अपने भाई से रिक्वेस्ट किया है कि कृपया इस तरह का बोल वो न बोलें, इसके लिए आप उन्हें हिदायत दें। इससे बढ़ के और बात क्या हो सकती है? घर की बहू बेटी जब इस तरह की बातें को सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, तो उनके मुंह से क्या प्रतिक्रिया निकलेगी और उसका चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें ये भी देखना होगा। आचार संहिता में हमें इन तमाम मुद्दों पर गौर रखना होगा और ख़ासकर जुबान पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सभा हो, गोष्ठी हो, किसी भी चीज़ में हमें अपने भाषा पर नियंत्रण रखना ही होगा। लेकिन भाषा पर नियंत्रण रखने की बात तो हो रही है, वो नियंत्रण तो नहीं रख पा रहे हैं। बातें तो निकल के सामने आ रही है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एक तरह से कहें कि धमकी तक दी जा रही है वोट निकलवाने के लिए। मेनका गांधी की बात करूँगा मैं। उन्होंने सुल्तानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पे जिस क्षेत्र से, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र से 80% वोट गिरेगा उनकी प्रत्याशी को या उनको बीजेपी को, वहाँ पर एक कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा विकास। उसी तरह 70% जितना गिरेगा, फिर 60 और 50 वालों को तो उन्होंने कहा कि जहाँ 50 गिरेगा वो समझ लेना। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ये विचार उनका व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी लाइन नहीं है। पार्टी की ओर से इस तरह की कोई हिदायत किसी सांसद को भी नहीं दी गई है। मेनका जी की राय शुद्ध रूप से व्यक्तिगत है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये मेनका गांधी की राय थी। चलिए एक और राजनीति से इतर एक बड़ी खबर वो ये रही कि भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, और जिसमें ऋषभ पंत पर नज़रें टिकी हुई थी हमारी कि ऋषभ पंत को शायद मौका मिले एक विकेट को, चूँकि उभरते हुए खिलाड़ी हैं और बहुत दिनों से इंतज़ार भी था उनको, और विश्व कप को लेकर वो भी काफ़ी तैयारी कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों कुछ परफॉर्मेंस उसके ऐसे रहे जिसके आधार पर शायद उनका पत्ता कटा है, और दिनेश कार्तिक को दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट, उनसे हम बात करते हैं। जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो भारतीय टीम का चयन किया गया, किस आधार पर देखते हैं चयन को? जिस तरह से ऑलराउंडरों का चयन कहें या फिर जिस तरह से बल्लेबाजों का चयन, ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला, क्या? 30 मई से जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और MS प्रसाद के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम का चयन हुआ है। उसमें चौंकाने वाली बात है कि ऋषभ पंत का बहुत उम्मीद थी लोगों से कि उनका चयन होगा, लेकिन नहीं किया गया है। और आपको जिनका विजय शंकर का जो चयन हुआ है, मात्र 9 वनडे और 9 2020 खेले हैं, फिर भी चयन हुआ है। तो हमको लगता है कि जो IPL में जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो भी आधार माना गया होगा। और देखा जाए तो ये 15 सदस्यीय टीम में अधिकतर ऑलराउंडर है मेरे हिसाब से, 1-2 को छोड़कर लगभग ऑलराउंडर। यहाँ टीम तो बेहतर है, लेकिन ऋषभ पंत का थोड़ा सा नहीं चुनना थोड़ा लगता है कि क्या कारण बना। इस उम्मीद थी उनकी मन की। लोकेश राहुल भी है जो विकेट कीपिंग कर लेते हैं और IPL में अपनी टीम के लिए कर भी रहे हैं वो कीपिंग। तो एक ये भी हो सकता है कि दिनेश कार्तिक को एक बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया, विकेट कीपर भी बेहतरीन है वो। लोकेश राहुल भी विकेट कीपर बहुत बेहतरीन नहीं, लेकिन कर लेते हैं विपरीत परिस्थितियों में, बल्लेबाज बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। तो संभवतः धोनी को दरकिनार किया नहीं जा सकता। नहीं, ये भी कारण हो सकता है हाँ कि वो बेहतर भी है, बल्लेबाज हैं, ये रहा होगा कारण कि इनको यदि भी जरूरत पड़े तो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। ऋषभ पंत को ठीक है, कीपर खेले हैं, अब बल्लेबाज भी ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि राहुल को यही कारण हुआ। यही कारण। स्पिनर्स की बात की जाएगा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल पर पूरी दामदार, हालांकि जडेजा भी हैं, लेकिन हाँ चुनना तय था, लेकिन जडेजा भी ऑलराउंडर नहीं समझे तो बैटिंग अच्छा करते हैं, वो गेंदबाजी भी करते हैं। चलिए पूरी जिम्मेदारी होगी। नहीं टीम एक तरह से माना जाए तो संतुलित टीम मानते हैं आप, एक संतुलित टीम है, टीम बेहतर है। तो ये 15 सदस्यीय टीम है जिस पर ये दारोमदार होगा कि ये भारत को तीसरी बार विश्व कप का खिताब दिला पाते हैं या नहीं, तो विश्व कप के बाद ही पता चलेगा, जब 6 जून को पहला मैच है और जब टीम इंडिया उतरेगी मैदान में तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये आज की कुछ प्रमुख खबरें थी, प्रमुख गतिविधियां थी जिस पर हमने चर्चा की। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही गतिविधियों के साथ, दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों के साथ, दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।